हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। और 110% मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में 110%, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाले हैं। और आपके बोर्ड एग्जाम में ना 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके 20 मार्क्स बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ये मैं गारंटी और पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, अगर इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, 7 मार्च को आपका सामाजिक विज्ञान का प्रश्न है जिसमें से 20 अंक का उसमें बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न देते हैं। ठीक है, 20 मार्क्स के बहुविकल्पी टाइप का प्रश्न देता है एंड 50 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो आपका वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो आपको 20 मार्क्स अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते तो मैं गारंटी कहता हूं कि 20 मार्क्स आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करूंगा। बहुत सारे आपने देखा होगा यूट्यूब पे वीडियो कि यार 20 को 20 तैयार कर लो 20 नंबर पक्का, ठीक है, 30 तैयार कर लो 20 नंबर पक्का, लेकिन ऐसा कभी भी संभव है ही नहीं। ठीक है, वो सब बिल्कुल फालतू चीजें हैं और आपने व्यूज के चक्कर में छोटा वीडियो बनाकर लोग डाल देते हैं, जिससे सोचते हैं कि बच्चे कम मिनट का देखकर सोचेंगे कि 30 नंबर 20 नंबर पक्का हो जाएगा 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखकर। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आप अपने रिजल्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, क्योंकि 20 अंक की बहुविकल्पी 30 बहुविकल्पी देखकर आप कभी भी 20 अंक नहीं ला सकते हो, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो ये जो है कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आया है, आप इसको सिर्फ तैयार कर लो। ठीक है, 7 मार्च को जब आप पेपर देकर आओगे तो यही वीडियो खोलकर आप मुझे थैंक्स सर बोलोगे। और इस बार हमें बोर्ड एग्जाम में 96% लाना है, इसके लिए मुझे चाहे जितनी मेहनत करना पड़े। ठीक है, हमें एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छोड़कर आना है और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे आंखों में छपा रहेगा उस दिन 7 मार्च के जब आप देकर आओगे। ठीक है, यानी कि सभी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो सभी आए हुए रहेंगे। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, इसका आंसर आपको ओएमआर सीट पे देना पड़ेगा। इसके लिए आपको बोर्ड प्रोवाइड कराएगा और इसके लिए आपको बोर्ड जो होता है 1 घंटे का समय प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय क्या है? जन सूचना अधिकार, उपभोक्ता अधिकार, जीएसटी की सीबीआई। ठीक है, तो ये जन सूचना अधिकार जो है इस समय वर्तमान में लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? कहाँ वो अधिवेशन किया गया था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? बंबई में, लाहौर में, गया में कि कानपुर में? ठीक है, तो ये लाहौर में किया गया था जो अब पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि सीपी निंग जेनी का आविष्कार किया था। ठीक है, स्पी निंग जेनी का आविष्कार किया था मैथ्यूज, जेम्स वाट, हेनरी फोर्ड की जेम्स हर्ग्रीव्ज। तो देखो, जो ये स्पिनिंग था इसका जो आविष्कार किया गया था वो इसके द्वारा किया गया था। ठीक है, ये जेम्स हर्ग्रीव्ज के द्वारा, ठीक है, हर्ग्रीव्ज के द्वारा स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया गया था। चौथा क्वेश्चन कि भारत में कितने राष्ट्रीय दल है? ठीक है, 7 हैं कि 8 हैं कि 6 हैं कि 9 है? तो देखो, जो भारत में राष्ट्रीय दल है वो 7 माने जाते हैं। ठीक है, 7 ठो है। पांचवा क्वेश्चन है कि देश का आर्थिक विकास किन कारणों पर निर्भर करता है? वैश्विक स्थिति पर, देश की जनसंख्या का आकार, कि अन्य देशों से सहयोग, कि इनमें से सभी? ठीक है, तो इसमें से देखो, देश का जो आर्थिक विकास होता है ना वो वैश्विक स्थिति पर भी निर्भर करता है, देश की जनसंख्या का आकार कैसा उस पर निर्भर करता है, अन्य देशों से सहयोग पर भी निर्भर करता है। तो इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर बोर्ड एग्जाम में इनमें से सभी वाला जो आता है बहुविकल्पी वो अक्सर सही होता है। ठीक है, 99%। छठवां क्वेश्चन कि देश की तुलना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? व्यय है, आय है, कि व्यवहार है, कि अनैतिकता है? ठीक है, तो ये जो होता है आय सबसे बेस्ट साधन है, महत्वपूर्ण विशिष्टता है। ठीक है, देश की तुलना करने के लिए कि इस देश से कौन सा देश आगे है तो उसकी आय देखी जाएगी कि उसकी आय कितनी है। सातवां क्वेश्चन है कोयला का जमाव किस क्षेत्र में पाया जाता है? थार के क्षेत्र में, दक्कन क्षेत्र में, कोंकण क्षेत्र में, कि गोंडवाना क्षेत्र में? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आप ये भी बताना कि इन 50 बहुविकल्पी में से आपके कितने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करेक्ट हुए। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है ये पूरी आपकी औकात बता देगी ये बहुविकल्पी। ठीक है, कि आपने सामाजिक विज्ञान की तैयारी कैसे कर रखी है।
तो आप जरूर ये कमेंट करके बताना कि मेरे कितने ऑब्जेक्टिव इसमें से सही हुए हैं। 8वां क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। ठीक है, देखो ऑब्जेक्टिव में ना लगभग सरल से सरल क्वेश्चन भी देता है। इसमें देखो पूछ दिया कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, चीता है कि बाघ है कि शेर है कि हाथी है। ठीक है, तो आप जानते हो कि जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो बाघ को माना जाता है। ठीक है, शेर को नहीं माना जाता, ना ही चीता को, बाघ को माना जाता है। 9वां क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य कौन करता है, राज्य सरकार का है कि केंद्र सरकार का है कि भारतीय रिजर्व बैंक का है कि इनमें से कोई नहीं है। तो देखो ये जो भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य करता है वो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है कि आयरलैंड में आलू का अकाल कब पड़ा था। ठीक है, आयरलैंड में आलू का अकाल कब पड़ा था, 1890 से 1895 कि 1845 से 1849 ईस्वी तक कि 1830 से 1835 ईस्वी तक कि 1845 से 1849 ईस्वी तक। ठीक है, देखो जो भारत इसमें पड़ा था अकाल आयरलैंड में वो 1845 से 1849 के बीच आयरलैंड में आलू का अकाल पड़ गया था। 11 नंबर क्वेश्चन की अफीम कहाँ निर्यात किया जाता है। ठीक है, ब्रिटेन में कि बर्मा में कि चीन में कि फ्रांस में। तो अफीम जो निर्यात किया जाता है वो चीन में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड 12 नंबर क्वेश्चन की लोकतंत्र में सरकार गठन किस प्रकार का होता है। लोकतंत्र, हम लोग का जो सरकार है, शासन है भारत में, वो लोकतंत्र सरकार है। तो उसमें कैसे सरकार का गठन होता है, फलदान द्वारा, मतदान द्वारा, श्रमदान द्वारा कि रक्तदान द्वारा। ठीक है, तो लोकतंत्र में जो सरकार का गठन होता है वो मत के दान द्वारा होता है। हम लोग वोट देने जाते हैं उसे मतदान कहते हैं। तो लोकतंत्र में सरकार का गठन किस प्रकार से होता है, मतदान के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर है, ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों में आते हैं। ठीक है, गैर परंपरागत का मतलब मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। सौर ऊर्जा आते हैं कि पवन ऊर्जा आते हैं कि ज्वारी ऊर्जा आते हैं कि ये सभी आते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है गैर परंपरागत। ठीक है, सौर ऊर्जा भी गैर परंपरागत है, पवन ऊर्जा भी, ज्वारी ऊर्जा भी। देखो ये सब क्या होता है कि जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं जो प्रकृति में पहले से विद्यमान है, ठीक है, उन्हें हम परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। लेकिन जो गैर परंपरागत होता है उनको क्या किया जाता है कि उन्हीं ऊर्जा के स्रोतों के द्वारा कुछ उसमें मानव बदलाव करके उस ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। जैसे सौर ऊर्जा हो गया तो सोलर पैनल के द्वारा उस ऊर्जा को हम प्राप्त करेंगे। पवन ऊर्जा हो गया, पवन चक्की लगाकर हम उसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, ज्वारी ऊर्जा से भी ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो ये सभी वाला आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। और परंपरागत ऊर्जा स्रोत जैसे मैं आपको बता दूं, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब परंपरागत यानी शुरू से चला ही आ रहा है। ठीक है, इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, रानीगंज कोयले की खान स्थित है। ठीक है, बिहार में स्थित है कि झारखंड में स्थित है कि पश्चिम बंगाल में स्थित है कि ओडिशा में स्थित है। ठीक है, तो देखो जो रानीगंज कोयला की खान है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड 15 नंबर क्वेश्चन कि विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है। दाल का, जापान है कि अपना भारत है कि चीन है कि अमेरिका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये भारत जो है ना, ये अपनी भारत, ये जो है विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है। ठीक है, ये है भारत है, उत्पादक सबसे ज्यादा दाल उत्पादन करता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य सूची में कौन से विषय आते हैं। ठीक है, राज्य पुलिस आती है, कृषि आती है, सिंचाई आती है कि ये सभी आती है। ठीक है, तो देखो जो राज्य सूची में राज्य पुलिस भी आती है, कृषि भी आती है, सिंचाई भी आती है, अर्थात ये सभी राज्य सूची में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मैंने कहा कि ये सभी वाला क्वेश्चन लगभग यही करेक्ट होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कहाँ हुई थी। कुरुक्षेत्र के मैदान में, वाटरलू के मैदान में, ऑटोमन के मैदान में, क्रामबेल के मैदान में। देखो जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसकी जो पराजय हुई थी वो वाटरलू के मैदान में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन परंपरागत है। देखो वहां पे गैर परंपरागत आया था, यहाँ पे परंपरागत आ गया। कोयला है, लकड़ी है, उपले हैं कि ये सभी हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा कि देखो ये सभी जब आए तो आपका लगभग यही करेक्ट होता है। कोयला भी देखो पहले से प्राकृतिक में विद्यमान है, लकड़ी भी पहले से विद्यमान है, इसके द्वारा हम जलाकर उसमें ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। उपले जो होते हैं, जो उपले का मतलब जो आपका गोईठा होता है, ठीक है,
उसे कैंडी भी लोग कहते हैं, गोबर का जो बनता है भैंस के द्वारा तो उपले भी लोग कहते हैं। उसके तरह तरह के नाम हर जगह हर क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ये सभी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है। ठीक है, चूना पत्थर की, सल्फर की, मैग्नीज की, कोयला। अब यहाँ पे हमसे पूछ रखा है धात्विक खनिज। ठीक है, तो यहाँ पे जो धात्विक खनिज होगा आपका वो मैग्नीज होगा, सल्फर तो होगा नहीं, चूना पत्थर होगा नहीं, कोयला होगा नहीं, ये मैग्नीज वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। खनन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, बर्तन बनाना कि भवन निर्माण करना कि सिलाई का काम करना। ठीक है, तो देखो अब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका आता है, तो खनन जो होता है ना, बर्तन बनाना, तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आएगा, सिलाई, भवन निर्माण, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर खनन ही करेक्ट होगा। ठीक है, यही आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देता है आपका कि जाइल वेराइन किसका संघ था। उपद्रवी संघ था कि व्यापारियों का संघ था कि किसानों का संघ था कि शुल्क संघ था। तो ये जो जाल वेराइन था ये एक शुल्क संघ था। क्या था? शुल्क संघ था। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन कि आनंद मठ के लेखक कौन थे। आनंद मठ के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुकैया सखावत हुसैन, हाना मुलेंस, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो देखो जो आनंद मठ थे उनके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये लेखक थे। ठीक है, इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था। बिहार को, ओडिशा को, कर्नाटक को कि जम्मू एंड कश्मीर को। तो ये चीजें आप जानते हो कि जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। ठीक है, इसके बाद चौथा क्वेश्चन है ये 24 नंबर कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोकतंत्र के निर्णय कायदे कानून के अनुसार किया जाता है। मनमानी प्रक्रिया, अपारदर्शी प्रक्रिया, पारदर्शी प्रक्रिया, तानाशाही प्रक्रिया। ठीक है, तो ये जो होता है ये पारदर्शी प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया आपका। एंड आपका 25 नंबर क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं। व्यय कहते हैं, उत्पादन कहते हैं कि निवेश कहते हैं कि विदेशी निवेश कहते हैं। ठीक है, देखो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है वो विदेशों में होती है तो उसे विदेशी निवेश कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका 6वां नंबर है कि वस्तु खरीदते समय उपभोक्ता को किस प्रकार के चिन्ह या लोगों को देखना चाहिए। लोगो मतलब सिंबल उसका होता है। तो यहाँ पे बैच संख्या देखनी चाहिए कि निर्माण की विधि देखनी चाहिए कि प्रमाणक पत्र देखना चाहिए कि ISI या एग मार्क देखनी चाहिए। अब देखो जो भी आप वस्तु लोगे ISI का मतलब कि ये प्रमाणित किया जाता है। ठीक है, एग मार्क उन्हीं वस्तु को मिलता है जो आपके खाने योग्य हो या जो शुद्ध हो। ठीक है, या इसका निर्माण लैब के द्वारा किया गया, लैब के द्वारा जांचा गया है कि ये मनुष्य के शरीर पे किसी भी प्रकार की बैड इफेक्ट नहीं डालेगी। ठीक है, तो ISI नंबर आप देखोगे तो उस पे लिखा होता है और उसकी नंबर लिखा होता है और एक मार्क होता है वो सिंबल होता है। ठीक है, तो उस चीज को आपको देखना है कोई भी वस्तु खाने की खरीदते समय। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन की अचक्रीय संसाधन है जीवाश्म ईंधन, पवन ऊर्जा, पशु, मनुष्य। ठीक है, तो अचक्रीय संसाधन है जीवाश्म ईंधन। क्या है? जीवाश्म ईंधन। ठीक है, इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन की भूमि अपरदन के लिए उत्तरदायी कारक है भूमिगत जल, हिम नदी, वायु, जल। ठीक है, यहाँ पे भूमि अपरदन की बात कर रहा है तो यहाँ पे देखो भूमि अपरदन जो होता है ना वो जल के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा क्योंकि जो जल होता है ना वो क्या करती है कि जैसे ही बहती है तो अपने साथ मिट्टी को बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ देती है। इस तरह के अपरदन को हम भूमि अपरदन कहते हैं। ठीक है, तो ये जल के द्वारा सबसे ज्यादा इसका उत्तरदायी कारक जल है। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है कि सन 1929 में भारत के लिए डोमेनियम स्टेटस का गोलमेज सम्मेलन किसने किया था। लॉर्ड हार्डिंग ने, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड लिपन ने कि लॉर्ड इरविन ने। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जब सन 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन ने किया था। ठीक है, लॉर्ड इरविन समझौता भी आपने पढ़ा होगा, तो ये लॉर्ड इरविन ने किया था। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन आपका है कि भारत में ज्यादातर अनुबंधित मजदूर किन राज्यों में जाते थे। महाराष्ट्र और गुजरात में, उत्तर प्रदेश और बिहार में, पंजाब और हरियाणा में
केरल और कर्नाटक में। ठीक है, ये कहाँ सबसे ज़्यादा जाते थे? उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्य में जाते थे। ठीक है, इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कि वर्तमान में बेल्जियम में कैसी सरकार है? ठीक है, संघात्मक सरकार है, एकात्मक सरकार है, तानाशाही सरकार है, राजतंत्रात्मक सरकार है। तो ये एक संघात्मक सरकार है वर्तमान में बेल्जियम में। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, फ्रांस का राष्ट्र रूपक क्या है? जर्मेनिया है, आर्यन है, मारियान है कि कोरियान है? ठीक है, फ्रांस का राष्ट्र रूपक क्या है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा मारियान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1917 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। ठीक है, देखो इसी का गांधी जी ने विरोध भी किया था रॉलेट एक्ट का। तो ये जब कब लागू किया गया था? तो ये आपका 1919 ईस्वी में लागू किया गया था। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी का लोग किसान जो थे विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। एंड 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की राजनीतिक दल? ठीक है, इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो राजनीतिक दल निभाता है। तो निम्नलिखित में जन मत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका राजनीतिक दल निभाता है। इसके बाद आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी फसल मानसून के आगमन पर बोई जाती है और सितंबर से अक्टूबर में काट ली जाती है? ठीक है, यानी ठंडी से पहले ही काट ली जाती है। रबी की फसल, की खरीफ की फसल, की जायद की फसल, की कोई भी नहीं? ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा वो खरीफ की फसल। खरीफ की जो फसल होती है वो क्या करती है? मानसून के आगमन पे बो दी जाती है और सितंबर से अक्टूबर महीने में काट ली जाती है। ठीक है, गोभी भी ऐसा आने लगा है जो कि खरीफ के फसल में बोई जाती है। और आपका गोभी तो सब्जी में आ गया, फसल की बात करता है। ठीक है, तो आप ये देखो कि जब जैसे ही बरसात चालू होता है तो आपकी धान की फसल लगा दी जाती है और ये क्या होता है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में काट ली जाती है। ठीक है, इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन के आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है? नियमित रोजगार, नियमित बेहतर मजदूरी, सुरक्षा एवं स्वतंत्रता, इनमें से सभी? ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ये इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो आर्थिक विकास के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित होना चाहिए? नियमित रोजगार होना चाहिए, नियमित व बेहतर मजदूरी होना चाहिए, सुरक्षा एवं स्वतंत्रता भी हमारी होनी चाहिए। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने ताप ग्रह हैं? 290, 310, 340, 360? ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछ रखा है कि भारत में कितने ताप ग्रह हैं। इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो भारत में 310। ठीक है, कितने? 310 ताप ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या करेक्ट हुआ? बी। ठीक है, इसके बाद आपको 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? लोहा है, मत्स्य उद्योग है, कि तांबा है, कि चट्टाने हैं? ठीक है, तो देखो इसमें से जो जैव संसाधन है वो आपका क्या करेक्ट होने वाला है? मत्स्य उद्योग क्या है? जैव है, जिसमें जीव पाया जाता है वो जैव होता है। तो मत्स्य में जीव पाया जाएगा, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर आपका क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में किस राज्य में लाल मिट्टियां पाई जाती है? ठीक है, गुजरात में, कि उड़ीसा में, कि पंजाब में, कि उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में तो नहीं पाई जाती। उड़ीसा जो है आपका ना, इधर लाल मिट्टी पाई जाती। अगर कोई गया होगा उड़ीसा तो वो जानता होगा। ठीक है, मैं तो अभी नहीं गया हूं। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन बार फिर से रिपीट कर दिया। खनन आता है, कि बर्तन बनाना आता है, कि भवन निर्माण आता है, कि सिलाई आता है? ठीक है, तो खनन जो होता है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? पहला ऑप्शन है 1779, 1789, 1780, 1799। ठीक है, तो देखो जो फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई थी वो 1789 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। दूसरा क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई थी? ठीक है, यानी कब हुई थी? 8 अप्रैल 1919 में, 10 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में, कि 25 अप्रैल 1919 ईस्वी में? अब देखो इसमें ध्यान ये देना है आपको
1919 में तो घटित हुई थी, लेकिन आपको डेट पता होना चाहिए कि किस डेट को घटित हुई थी। तो ये हुई थी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग की घटना हुई थी, जो कि अमृतसर के पंजाब के अमृतसर में पड़ता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि किसने यंग इटली नामक गुप्त संगठन बनाया था? ज्यूसेप्पे मैत्सिनी, गैरीबाल्डी, नेपोलियन की बिस्मार्क ने बनाया था। ठीक है। इसमें जो ये ज्यूसेप्पे मैत्सिनी था, ये एक यंग इटली नामक गुप्त संगठन बनाया था। ठीक है। एंड इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि 1871 ईस्वी में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था? काउंट कैबूर को, बिस्मार्क को, विक्टर इमैनुअल को, कि कैसर विलियम को? ठीक है। तो देखो 1871 ईस्वी में जो जर्मनी का सम्राट से घोषित किया गया था, वो घोषित किया गया था कैसर विलियम फर्स्ट को। ठीक है, प्रथम भी कह सकते हो आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात संयंत्र एक बंदरगाह के पास स्थित है? दुर्गापुर, भद्रावती, विजयनगर, विशाखापट्टनम। ठीक है। तो ये जो स्थित है वो आपका विशाखापट्टनम जो है ना, ये क्या है? बंदरगाह के समीप स्थित है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला सीमेंट संयंत्र कब और कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में 1924 ईस्वी में पोरबंदर में, 1904 ईस्वी में चेन्नई में, 1937 ईस्वी में डालमिया नगर में, 1967 में मोदी नगर में। ठीक है। आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि 1904 ईस्वी में प्रथम सीमेंट भारत में जो आया था, पहले तो ब्रिटिश में बना था ना पहला सीमेंट, 1904 ईस्वी में चेन्नई में ये भारत में स्थापित हुआ था। तो यहाँ की सीमेंट भी काफ़ी फेमस है। सातवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक दल 2006 में बोलीविया में सत्ता में आया था? रिपब्लिकन पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है। इसमें आपका सोशलिस्ट पार्टी जो था यही आया था 2006 में। आठवां क्वेश्चन है कार्न लॉ कहाँ लगाया गया था? ठीक है, फ्रांस में, कि ब्रिटेन में, कि यूरोप में, कि अमेरिका में? ठीक है। तो कार्न लॉ आपका जो था वो ब्रिटेन में लगाया जाता है, एक प्रकार का ये क्या था? कानून था। ठीक है। नौवां क्वेश्चन है कि संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। एक राज्य एवं अन्य राज्यों के बीच, केंद्र एवं राज्यों के मध्य, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य। तो ये होता है आपका केंद्र एवं राज्यों के मध्य। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, केंद्र एवं राज्यों के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई थी? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। मैं बताया कि आपका 20 मार्क्स बिल्कुल पक्का है। ठीक है। अमेरिका में, कि चाइना में, कि इंग्लैंड में, कि रूस में? ठीक है। तो आपकी जो औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी वो इंग्लैंड में प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, इंदिरा गांधी? तो ये जो शुरुआत किया गया था वो आपका विनोबा भावे के द्वारा शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ठीक है, विकासशील देश के द्वारा, विकसित देश के द्वारा, अल्प विकसित देश के द्वारा, कि निर्धन देश के द्वारा? ठीक है। ये जो शुरू किया गया था आपका वो विकसित देश के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मुंबई हाई प्रसिद्ध है तेल शोधन कारखानों के लिए, फिल्म सिटी के लिए, गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, इनमें से कोई नहीं? ठीक है। तो ये जो आपका मुंबई हाई प्रसिद्ध, ये तेल शोधन कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है चिपको आंदोलन संबंधित है मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से, जल संरक्षण से, वायु संरक्षण से? तो यहाँ पे जो चिपको आंदोलन है ये संबंधित था आपका वन संरक्षण से, क्योंकि देखो चिपको आंदोलन क्या हुआ था, जब चिपको आंदोलन में लोग क्या करते थे कि पेड़ों को पकड़कर चिपक जाते थे। ठीक है, कि लोग पेड़ को काट न पाए। तो ये जो चिपको आंदोलन था ये वन संरक्षण के बचाव के लिए किया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी होती है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी? अब देखो जो कपास की खेती की वो काली मिट्टी में सबसे अच्छी होती है। ठीक है, कपास की खेती काली मिट्टी में सबसे अच्छी होती है, सबसे उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में करेंसी नोट जारी करने का एकाधिक
एकाधिकार किसे प्राप्त है? ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना, ये बैंकों का बैंक भी है, यानी सभी बैंक को ये अपने तरफ से कंट्रोल करता है। ठीक है, और सभी जो नियम कानून होते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के होते हैं। तो भारत में करेंसी नोट जारी करने का एक अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को प्राप्त है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारा द्वारा आपस में जोड़ते हैं? मुंबई नागपुर, सिलचर पोरबंदर, मुंबई हैदराबाद, मुंबई कोलकाता। ठीक है, तो ये जो है सिलचर और पोरबंदर ये पूर्वी पश्चिमी गलियारा द्वारा आपस में जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट लागू किया गया था? ठीक है, जिसे अब जॉब कार्ड जिसका बनता है, गांव गांव में खनता का कार्य होता है, यानी खनन का कार्य किया जाता है, तालाब लोग खनते हैं, मिट्टी खनते हैं। तो ये कब आपका रोजगार गारंटी योजना एक्ट लागू किया गया था? 2008 में, 2010 में, 2005 में कि 2000 ईस्वी में? ठीक है, तो ये 2005 ईस्वी में लागू किया गया था, आप लोग जानते भी होंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है कि सलाला बांध किस नदी पर बना है? महानदी पर कि चिनाब पर कि सतलुज पर कि कृष्णा नदी पर? तो ये आपका बना है चिनाब पर। किस नदी पर? चिनाब पर। ठीक है, बांध पर, चिनाब बांध पे बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? असम में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में? इस क्वेश्चन को आप घोल कर पी जाना। ठीक है, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये बोर्ड के द्वारा जारी किए गए सभी क्वेश्चन और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप इसको तैयार कर लेते तो 20 मार्क्स आपके बहुविकल्पी बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। तो लेता हूँ आपसे विदा, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।